नमस्कार दोस्तों। आज हम 5 ऐसे स्टॉक्स एनालाइज करेंगे जिनमें मुझे लगता है काफ़ी एक सॉलिड अपसाइड पोटेंशियल है। और ये अपसाइड पोटेंशियल पिछला जो इवेंट था, कल का इवेंट जो था जीएसटी टैक्स कट्स का, उसके वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सेक्टर्स पे पड़ेगा। और ये सेक्टर्स के मार्केट लीडर्स हैं एक तरह से, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छी तरीके से एक तरह से ईपीएस ग्रोथ आ सकता है, अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है, और ये स्टॉक्स मुझे लगता है अगले 2-3 साल के लिए काफ़ी अच्छे स्टॉक्स बन सकते हैं, राइट। बट बिफोर आई कम टू द एनालिसिस, मुझे थोड़ा पर्सपेक्टिव देना था। 2003 टू 2007 जो टाइम था, वो एक उस वक्त में एक मैसिव बुल रन स्टॉक मार्केट में चला था, हर किसी को पता है। और ये मैसिव बुल रन जो चला था 2003 टू 2007, दिस वाज अ केपेक्स लेड बुल रन, वेरी सिमिलर टू 2020 टू 2025 जो पिछले 5 साल से एक तरह से बुल रन चल रहा था स्टॉक मार्केट में। एक केपेक्स लेड बुल रन था, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारा केपेक्स स्टिमुलस किया था, रोड्स, ब्रिजेस, रियल एस्टेट बन रहा था, तो कैपिटल गुड्स जैसे कंपनी, रियल एस्टेट जैसे कंपनीज बहुत आगे गए। तो 2003-2007 में भी एक सिमिलर ऐसा ही इवेंट हुआ था। फिर 2007 में एक और चीज़ है, 2003 टू 2007 में केपेक्स लेड बुल रन था, बट कंजम्पशन लेड बुल रन नहीं था। तो जो भी नेस्ले, एचयूएल जैसे जो कंजम्पशन स्टेपल स्टॉक्स थे 2003 से 2007 तक कहीं नहीं गए थे, एकदम स्टैग्नेंट थे। तो आप जाके डेटा देख लीजिए, फ्रॉम 2003 टू 2007 द कंजम्पशन, द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंज्यूमर स्टेपल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो फेयरली स्टैग्नेंट, कहीं नहीं, कुछ नहीं गए थे, सिर्फ केपेक्स स्टॉक्स एक तरह से ऊपर गए थे। वेरी सिमिलर टू 2020-2025, राइट। अभी भी क्या हुआ है कि केपेक्स लेड बूम था एक तरह से पिछले 5 साल का। पर 2008 में या 2007 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और स्टॉक मार्केट एक तरह से बैठ गया था, तो कहीं ना कहीं वो केपेक्स या कमोडिटी लेड बुल रन जो है वो खत्म हो गया था, राइट। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटीज कट किए थे। एंड उसके बाद जो 2008 से कंजम्पशन बुल रन चला, वो करीबन 2020 तक चला, जब तक एक फिर से एक केपेक्स लेड बुल रन शुरू नहीं हुआ 2020-21 में, राइट। तो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो जीएसटी कट्स अनाउंस हुए हैं, इनका सिग्निफिकेंस जो है अगर हमें समझना है, तो we'll have to go to 2007-2008 when excise cuts were introduced by the government after the global financial crisis। और उसके बाद जो कंजम्पशन स्टॉक्स दौड़े, और इतना दौड़े, 15 साल तक एक तरह से दौड़े। मुझे लगता है कि one has to be very conscious and cautious तो नहीं बोलना चाहिए, very conscious about the fact कि ये जो हुआ है इवेंट कल, इसका सिग्निफिकेंस हमें अगले 5, 7, 10 साल तक दिखेगा, राइट। तो आई थिंक द 5 स्टॉक्स दैट वी एनालाइज टुडे, वो एक एक करके हम एनालाइज करेंगे। एंड जो भी मेरा एनालिसिस है वो अगले 2 से 3 सालों के लिए है, बट आई थिंक यू कैन एक्सट्रैपुलेट दिस फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम कंजम्पशन स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज डिस्कस कर रहे हैं, हम सिक्लिकल कंपनीज डिस्कस नहीं कर रहे, राइट। बट बिफोर आई स्टार्ट, द वन थिंग विच आई वांट टू काइंड ऑफ हाईलाइट इज द इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर कंजम्पशन स्टॉक्स। तो ये फ्रेमवर्क मैं बहुत बार एक तरह से फ्लोट कर चुका है इस चैनल में। आई थिंक पिछला जो वीडियो था होटल सेक्टर का, उसमें मैंने ये फ्लोट किया था। एंड देयर इज अनदर वीडियो विच आई हैड मेड कि हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर स्टॉक्स, उसमें मैंने ये एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क फॉर कंजम्पशन स्टॉक्स, स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी, सेक्युलर ग्रोथ कंपनीज के लिए एक तरह से फ्लोट किया था। तो प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ सेल्स ग्रोथ इज 15%। अगले 2 साल का अगर सेल्स ग्रोथ हमें 15% से ज़्यादा दिख रहा है, तो वी नीड टू लुक एट दोज कंपनीज। प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ईपीएस ग्रोथ, पैट ग्रोथ नहीं, ईपीएस ग्रोथ ऑफ मोर देन 25% इज व्हाट वी नीड टू लुक एट। सीएफओ टू एबिटा 0.8 रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी कंपनीज हम डिस्कस करेंगे, और कंजम्पशन में जो भी अच्छे कंजम्पशन कंपनीज होते हैं, कंज्यूमर कंपनीज होते हैं, B2C कंपनीज होते हैं, उनका सीएफओ टू एबिटा ऑल ज़्यादातर 0.8 से ज़्यादा होता है, विच मीन्स दैट बिजनेस में ना बार्गेनिंग पावर काफ़ी अच्छा है। द कंपनी इज एबल टू कन्वर्ट प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज, मतलब प्रॉफिट्स अगर पीएनएल पे दिखाती है कंपनी, तो कैश फ्लोज भी आ जाते हैं इवेंचुअली। सिक्लिकल या B2B कंपनीज जैसे नहीं होता। B2B कंपनीज में थोड़ा कैश फ्लो का इशू होता है, लंपी सेल्स ग्रोथ होता है, एंड बार्गेनिंग पावर विद लार्जर क्लाइंट्स इज वेरी वेरी लो। तो कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक्स में या फिर स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज में, सेक्युलर ग्रोथ कंपनीज में ये इशू नहीं होता है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 years has to be more than 20%. A very good, kind of a must case is 20%. A good to have case is around 25%. तो ROE, ROC 20-25% के ऊपर रहा तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। कंपनी एक सस्टेनेबल कंपनी है, उससे पता चलता है कि कंपनी पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल में अपने शेयर होल्डर का पैसा बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंटली इस्तेमाल करते आ रही है, एंड देर इज स्टिकीनेस इन द प्रॉफिट्स दैट द कंपनी इज हैविंग। तो ये ROC, ROE हमें बताता है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन। अगर 10% से नीचे नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है, तो
बहुत सिंपल तरीके से एक्सट्रैपोलेट कर लेना कि इस कंपनी में प्राइसिंग पावर नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव मार्केट है और ऐसा कुछ कर नहीं रही है कंपनी जिससे उसके पास प्राइसिंग पावर है। बट 10% से ज़्यादा अगर नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है तो वैल्यू एडेड ग्रोथ दिख के आती है। आई मीन देयर इज समथिंग विच द कंपनी इज डूइंग वेर इन इट इज़ गिविंग वैल्यू एडेड ग्रोथ। तो ये काफ़ी क्लियर कट समझ में आना चाहिए, राइट। डेट टू इक्विटी मुझे लगता है कि बहुत सारे कंजम्पशन स्टॉक्स का 0.5 के नीचे ही होता है। आई थिंक जो भी उनका ग्रोथ होता है वो खुद का कैश फ्लो ड्रिवन ग्रोथ होता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आता है फॉरवर्ड पैग में। बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं जिनका फॉरवर्ड पैग जो है, राइट, इट इज़ मोर देन 1, तो बात हैवक वैल्यूएशन पे आ जाती है। भले वो कंजम्पशन का बुल रन जो है 2020 या कोविड के वक्त खत्म हुआ, बट बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स है जिसमें अभी तक बहुत ज़्यादा फ्रॉथ है, राइट। तो बात इवेंचुअली इस पे आ जाती है, वैल्यूएशंस पे आती है। सो द फर्स्ट कंपनी दैट वी एनालाइज इज डोम्स इंडस्ट्री, राइट। डोम्स इंडस्ट्री जो है इट्स अ मार्केट लीडर इन स्टेशनरी, करीबन 12% मार्केट शेयर है। आईटीसी भी एक कंपनी है जिसका अराउंड 12 to 14% मार्केट शेयर है, बट डोम्स का 12% मार्केट शेयर है स्टेशनरी में। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 16,000 करोड़ का है और जीएसटी इम्पैक्ट इस सेक्टर पे 12% से 0% आया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आया है, काफ़ी ट्रिमेंडस, मतलब डेल्टा बहुत ज़बरदस्त है, राइट। तो डोम्स इंडस्ट्री का मैं स्टॉक प्राइस देख रहा था, ये काफ़ी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, जैन 2024 में लिस्ट हुई। तो जब एक बुल मार्केट चल रहा था तो स्टॉक प्राइस इसका ऊपर गया, बट पिछले एक साल से इफ यू लुक द स्टॉक प्राइस इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, इट्स ट्रेंडिंग इन अ साइडवेज मैनर, राइट। तो if you look at the EPS growth for the last 1 year, it's been 20%, but stock price जो है वो -6% से करेक्ट हुआ। So the contribution of PE is -26%। तो मोटा मोटी जब भी एनालिसिस कर रहे हैं, दो मेट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ EPS ग्रोथ, कि अगले 2 साल में कंपनी क्या 15%, 20%, अगले 2 साल में कंपनी एक 25% EPS ग्रोथ दे सकती, 25% या ज़्यादा EPS ग्रोथ दे सकती है या नहीं दे सकती है। अगर दे सकती है तो अच्छी बात है, नहीं दे सकती है तो ऑब्वियसली उसको रिजेक्ट करना है। और दूसरी बात जो है वो देखना है कि पी सस्ते में मल्टीपल्स क्या है, राइट। तो पिछले 1 साल की कहानी ये है कि इस कंपनी में EPS ग्रोथ तो काफ़ी सही आया है, 20% का EPS ग्रोथ है, बट मार्केट ने इसको पी नहीं दिया, मार्केट ने इसको लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट ने इसको लिक्विडिटी नहीं दी है और किसी भी एंगल से पी एक्सपेंशन नहीं हुआ है, राइट। तो पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, -26% का पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो एक तरह से लिक्विडिटी नहीं आई है इस स्टॉक में, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 1 ईयर। उसके पहले आई होगी, बट पिछले 1 साल में लिक्विडिटी इस स्टॉक में तो नहीं आई है, राइट। डोम्स अगर आप देखो तो एज आई टोल्ड यू मार्केट शेयर करीबन 12% का है। इस कंपनी की एक बहुत खास बात यह है कि जो ये स्टेशनरी का जो बिजनेस है, स्टेशनरी सेक्टर का जो ग्रोथ है करीबन आई थिंक 13% से ग्रो हो रहा है, राइट। तो यू विल फाइंड कंपनीज इन दिस सेक्टर विच वुड बी ग्रोइंग एट अराउंड 25-30%, तो वो एक सही चीज़ है, राइट। बट डोम्स की एक खास बात है कि इफ यू लुक एट द स्टेशनरी सेक्टर, इसमें 2 कैटेगरीज होती है। एक तो पेपर होता है विच इज़ योर फास्ट मूविंग प्रोडक्ट, एक वॉल्यूम ग्रोथ देने वाला प्रोडक्ट होता है। पेपर हर किसी को, मतलब चाहे फिर ऑफिस हो या फिर स्कूल हो, वहाँ पे आपको पेपर की ज़रूरत पड़ती है। And then there is the value added product or the not the fast moving kind of products which are आर्टिस्टिक प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट, मतलब एक अलग किस्म की पेंसिल, एक अलग किस्म का पेन या फिर एक अलग किस्म का इरेजर। तो इस कंपनी के जो डिज़ाइंस होते हैं या फिर इनके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट होते हैं, एंड दिस कंपनी स्पेंड्स अ लॉट इन R&D. So this company manufactures products, it markets those products, and it obviously has a kind of a distribution chain of around 2,000 distributors wherein it kind of disseminates the product. तो एक इंटीग्रेटेड मॉडल है कंपनी का, राइट। तो करीबन इफ यू लुक एट द फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट, इट्स अराउंड 43%। तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, R&D में बहुत ज़्यादा खर्च करती है, मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने के लिए, नए नए तरह के शार्पनर्स और पेंसिल्स लाने के लिए, क्योंकि स्टेशनरी में इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, बट एंड डिसीजन मेकिंग जो होता है वो पेरेंट्स का होता है। तो बच्चों को अगर कुछ आर्टिस्टिक अच्छी नई इनोवेटिव चीज़ें दिखा दी जाए तो फिर ऑब्वियसली वो पेरेंट्स के पीछे लग के वो चीज़ निकाल ही लेते हैं एक तरह से। तो ग्रोथ इस कंपनी का फॉर द लास्ट 1 ईयर, सेल्स ग्रोथ इज 27%, अच्छा सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ इज 22%। इवन इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, इट्स वेरी गुड, 24%, प्रॉफिट ग्रोथ 41%। तो ये एक प्योर प्ले कंजम्पशन स्टोरी है, B2C कंपनी है। 97% जो है वो B2C कंपनी है, 3% B2B है, मतलब ऑफिस वगैरह को सप्लाई करती है, बट दिस इज अ प्रिडोमिनेंटली B2C प्लेयर, राइट।
इस कंपनी में प्राइसिंग पावर है, इसके प्रोडक्ट्स में प्राइसिंग पावर है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16 to 17% का है और नेट प्रॉफिटेबिलिटी 11% है, मतलब 10% से ज़्यादा की नेट प्रॉफिटेबिलिटी। बहुत कंपिटिटिव मार्केट है, फ्रैगमेंटेड मार्केट है। ऐसे फ्रैगमेंटेड मार्केट में जब तक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं रहता है तो माल बिकता नहीं है। तो ये कंपनी जो R&D पे खर्च करती है वो सही खर्च करती है। तो करीबन 200 करोड़ का केपेक्स कर रही है कंपनी, जस्ट टू इंश्योर दैट इट मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन प्रोडक्ट्स एंड अच्छे से जो भी R&D करके डिजाइन करके नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, राइट। ROE ROC 20% है पिछले 5 साल का, सस्टेनेबिलिटी है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो तो 0.2 है। CFO टू EBITDA 0.6 है। तो अपने कस्टमर्स के साथ खासे कॉन्फिडेंस से ये कंपनी अपना पैसा प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पा रही है। तो काफ़ी डिसेंट कंपनी लग रही है। फ्री कैश फ्लो का डेटा मेरे पास नहीं था। द P इज 76, तो इसका P जो है, इवन इफ यू लुक एट द P फॉर द लास्ट 2 years थोड़ा एलिवेटेड है, 74, 75, 76 का है। इंडस्ट्री P इज अराउंड 30। अर्निंग्स यील्ड नॉर्मली आप वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में देखते हो, जहां पे आप टर्न अराउंड देख रहे हो, सिक्लिकल कंपनीज में आप अर्निंग्स यील्ड देखते हो। ग्रोथ इन्वेस्टिंग में अर्निंग्स यील्ड इतना मैटर नहीं करता। अर्निंग्स यील्ड क्या होता है? अर्निंग्स यील्ड इज नथिंग बट what is P? P is stock price divided by EPS. Earnings yield is EPS divided by stock price, right? Earnings yield का महत्व ये होता है कि अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को 2% का एक तरह से यील्ड मिलता है, जबकि मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स जिसमें 6.67 का मिलता है, राइट। तो एक तरह से ये कहता है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना है या फिर डेट में इन्वेस्ट करना है। डेट में अगर मुझे बॉन्ड में इन्वेस्ट करके अगर 6.7 का मुझे रिटर्न मिल रहा है तो फिर मैं इस इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करूं या फिर इस स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करूं जिसमें मुझे 2% का रिटर्न मिल रहा है। बट ये वैल्यू के लिए ठीक होता है, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए ठीक होता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के लिए मुझे लगता है कि अर्निंग्स यील्ड इतना रेलिवेंट मैट्रिक नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, राइट। तो डोम्स मुझे एक ठीक ठाक कंपनी लगती है। यू कैन लुक एट दिस कंपनी फर्दर, एनालाइज दिस कंपनी एज वेल, राइट। द नेक्स्ट कंपनी इज Dodla Dairy, but before we go to Dodla Dairy, guys, please subscribe to this channel, and if you want me to analyze certain stocks, please mention that in the comment section, and please subscribe to this channel, and share this video if you can, and give me a simple like if you really find this valuable. And I'm not a SEBI registered analyst. These are not stock recommendations, these are just educational videos. इनको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, and you can do a level 2 analysis wherein you can get into related party transactions, other things, especially related party transactions mostly cyclical companies या फिर छोटे micro cap companies में बहुत significant होते हैं। but ऐसे जो consumption stocks होते हैं उसमें जानना तो अच्छी बात है, I mean these are good information that one could know, but you can do a level 2 analysis from whatever level 1 details that I am giving you, right? So I'm not a SEBI registered analyst. These are not stock recommendations, and please approach your investment advisor for investing decisions, right? So next company is Dodla Dairy. Dodla Dairy predominantly southern India में बहुत strong है, आंध्रा में बहुत strong है, right? 9,000 करोड़ का market capitalization है। GST impact जो है 12% to 5% and 0%। तो कुछ products पे जैसे milk पे 0% हो गया है, and other जो value added products है उस पे 5% हुआ है, right? तो ये कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है डेयरी में, एंड मिल्क एक तरह से बेचती है। तो इस कंपनी का पिछले 3 साल में स्टॉक प्राइस काफ़ी ऊपर अच्छे से गया है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, बट पिछले 1 साल में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ ही दिखा है। तो 200 DMA के ऊपर ही है स्टॉक प्राइस, राइट। काफ़ी स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट पे ये चार्ट इस कंपनी का, राइट। EPS ग्रोथ इज बीन फॉर द लास्ट 1 year हैज़ बीन 29%, फिनोमिनल EPS ग्रोथ। स्टॉक प्राइस जो ग्रो हुआ है 16% से ग्रो हुआ। अगेन इसमें P का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, -13 है, तो मार्केट ने इसको भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, साइड ही कर दिया इसको। -13 का लिक्विडिटी ग्रोथ नहीं है, तो बहुत सारा जो पैसा गया है पिछले 1-1.5 साल में वो सब केपेक्स ड्रिवन स्टॉक्स में गया है। तो कंजम्पशन में किसी ने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, मुझे लगता है अब लोग पैसा लगाएंगे इन सब स्टॉक्स में, राइट। If you look at the sales growth, it's 19%. Profit growth for the last 1 year, 31%. Right? Sales growth for the last 5 years, 15%. Profit growth 5 years, 39%. तो growth, decent growth company है. Hyper growth भी बोल सकते हैं, but decent growth company है. ये जो सेक्टर में ऑपरेट करती है, अगर आप इसके नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स देखोगे तो 7% है। तो अगेन जैसे स्टेशनरी में आपका फास्ट मूविंग प्रोडक्ट पेपर होता है, एंड स्लो मूविंग प्रोडक्ट जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो होते हैं। उसी प्रकार डेयरी में क्या होता है कि जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होता है वो मिल्क होता है,
और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे दही, लस्सी, आइसक्रीम में बहुत ज़बरदस्त मार्जिन्स होते हैं, ये आपके जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो राइट 70% ऑफ द टॉप लाइन कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम मिल्क टू डोडला डेयरी, 30% करीबन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। बट if the company or if any companies any company in the dairy sector wants to actually grow, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का एक तरह से कॉम्पोजिशन रेवेन्यू में ज़्यादा होना चाहिए, राइट? क्योंकि मिल्क का क्या होता है कि मिल्क एक बहुत कमोडिटाइज प्रोडक्ट है, राइट? एंड वेर एवर द मिल्क इज प्रोड्यूस्ड, ये बहुत सीमेंट जैसा है कि सीमेंट जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहीं पे एक तरह से लिक्विडेट हो जाता है, उसका डिमांड वहीं पे उसको ले लेता है, राइट? तो बहुत लोकलाइज्ड प्रोडक्ट है ये। तो अगर इसलिए आप कंपनीज देखोगे, कोई कंपनी वेस्ट में बहुत स्ट्रांग है, कोई कंपनी साउथ में बहुत स्ट्रांग है, कोई कंपनी ईस्ट में बहुत स्ट्रांग है, ऐसी बहुत कम कंपनीज है, या फिर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो पैन इंडिया स्ट्रांग है, राइट? तो अमूल एक ऐसी कंपनी जो पैन इंडिया स्ट्रांग है, बट वो कोऑपरेटिव डेयरी है एक तरह से। तो बहुत कम कंपनीज ऐसे होते हैं जो पैन इंडिया स्ट्रांग होते हैं, बहुत लोकलाइज प्रोडक्ट है। तो 43% ऑफ द मिल्क वेर एवर इट्स प्रोड्यूस्ड इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड ओवर देयर, राइट? और इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर देयर, राइट? तो काफ़ी फ्रैगमेंटेड मार्केट है, राइट? बहुत सारे प्लेयर्स है इसमें, राइट? तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स अगर कंपनीज जब बेचते हैं तो एक तरह से उनको मार्जिन्स मिलते हैं। दूसरा जो चीज़ होता है, जो प्रोक्योरमेंट होता है मिल्क का, कि बहुत सारे जो कैटल होता है बीमार रहते हैं कभी, या फिर बहुत सारा सीजनैलिटी होता है कैटल के मिल्क प्रोडक्शन में, राइट? तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना, एक अच्छा प्रोक्योरमेंट नेटवर्क बनाना, राइट? तो करीबन 1.2 लाख फार्मर्स है जिनसे एक तरह से मिल्क प्रोक्योर करती है डोडला, और एक्सपैंड कर रही है बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में। महाराष्ट्र में एक्सपैंड कर रही है, 220 करोड़ का केपेक्स किया है शोलापुर में, राइट? तो ये सारी चीज़ें कर रही है डोडला। बट आप ध्यान में रखिए कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन इस कंपनी में या फिर डेयरी सेक्टर में सिंगल डिजिट्स में होता है, डबल डिजिट्स में नहीं होता है। तो ये चीज़ एक बार ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वॉल्यूम ग्रोथ होता है, वैल्यू ग्रोथ जो है वो थोड़ा धीमा है। तो वी वांट कंपनीज विच कैन गिव गुड वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज गुड वैल्यू ग्रोथ, एंड इफ वन हैज टू choose, then I would rather select companies which give more value growth than volume growth. I mean, company growing at 10% but profitability 20% is far better than company which gives a volume growth of 20% but profitability is 5% या 10%, whatever it is, right? तो वो मेरा एक तरह से सोचना है, right? ROE ROC is around 18%, 23%, right? Debt to equity 0 है, CFO to EBITDA काफ़ी strong bargaining power है इस कंपनी का भी अपने end customers के साथ, right? P is 34, 5 years P is 30. P ठीक ठाक है इस कंपनी का, ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं लग रही है मुझे। अर्निंग्स यील्ड इज 4%, सो द अर्निंग्स यील्ड फॉर डोडला इज बेटर देन डॉम्स। इतनी ज़्यादा मुझे ओवर वैल्यूड वगैरह नहीं लग रही है कंपनी, और ग्रोथ कंपनी है, ग्रोथ सेक्टर है एक तरह से। सो वन कैन लुक एट डोडला डेयरी एंड यू नो analyze it further, right? The third company that we analyze is Polymedicure, right? Polymedicure medical devices, जो कैथेटर वगैरह लगाते हैं ना, इन्फ्यूजन थेरेपी में होता है, उसमें एक तरह से ये कंपनी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की जरूरत भी है। 68% बिजनेस जो वो इन्फ्यूजन थेरेपी से ही आता है, मतलब कैथेटर वैथेटर लगा के, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कैथेटर ही लगाती है ये कंपनी एक तरह से। बट इस कंपनी का भी R&D बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का। इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में वो रिफ्लेक्ट करेगा R&D जो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये भी एक बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और इंपोर्ट्स भी चीपर इंपोर्ट्स आते हैं चाइना वगैरह से, वियतनाम से। तो एक तरह से इस कंपनी ने अपना मोट बनाया है R&D में, और उसके प्रोडक्ट्स सच में डिफरेंशिएटेड है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 21,000 करोड़, GST इम्पैक्ट इज फ्रॉम 18 to 5%। तो द थिंग इज दैट इस कंपनी का जो बिजनेस है, रेवेन्यू टॉप लाइन जो है 3 सोर्सेस से आता है। इंडिया इज 1/3, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज 33%, एंड यूरोपियन यूनियन से करीबन 33% एक तरह से इंपोर्ट्स आते हैं। यूएस से बहुत कम है, सो वन नीड नॉट वरी अबाउट इट, राइट? इस कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 5 साल में काफ़ी ऊपर गया है, बट फॉर द लास्ट 1 ईयर इट इज़ गोइंग डाउन। तो थोड़ा एक डिप्रेस्ड स्टॉक प्राइस दिख रहा है इस कंपनी का, राइट? बट द पोटेंशियल विच दिस कंपनी हैज़ इज़ फिनोमिनल। ये लोग भी बहुत ज़बरदस्त केपेक्स कर रहे हैं, करीबन 250 करोड़ का केपेक्स किया जा रहा है FY26 के लिए, राइट? और इस कंपनी के बिजनेस में मुझे एक तरह से एक गाइडेंस दिया है इन्होंने, जो स्लाइड मैंने खोल दी थी आपको, राइट? तो इफ यू लुक एट द गाइडेंस, दे हैव गिवन अ गाइडेंस ऑफ अराउंड 20% सेल्स ग्रोथ एंड 25% EBITDA, राइट? इफ आई कैलकुलेट ऑल द डिटेल्स, मुझे EPS ग्रोथ अगले 1 साल का 19% दिख रहा है। थोड़ा पैग इसका ज़्यादा है, 2.7 का एक तरह से पैग है। मैं कहूँगा कि इस कंपनी को आप आपके शॉर्ट लिस्ट में रखिए, राइट? डू नॉट, you can just park this company in your shortlist, बोल रहा watch list में रखिए, and when you feel that the time is right, you can think of investing in this company, right? EPS growth is 26%, पिछले 1 साल का स्टॉक प्राइस जो है
कट होके एक तरह से डिड्यूस होके या फिर करेक्ट होके -17% पे है। द पी इन दिस कंपनी इज -43%, तो ज़्यादा मार्केट ने सोचा नहीं है कि इस कंपनी में हमें पैसे लगाने चाहिए। द सेल्स ग्रोथ हैज़ बीन डिसेंट 17%, प्रॉफिट ग्रोथ इज 33%। ग्रोथ कंपनी है यार, विदाउट एनी डाउट ये ग्रोथ कंपनी है। इसका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है जो मैंने बताया था वो 20% है। तो ऐसा कुछ कर रही है कंपनी जिसके वजह से इसके पास प्राइसिंग पावर है इतने कम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड मार्केट में, राइट। डेट टू इक्विटी इज 0, ROE ROC इज गुड 20%, 16% का ROE ROC है। CFO टू EBITDA इज ऑल्सो फाइन, 0.6 का है, बट मुझे थोड़ा महंगा लगा ये कंपनी, राइट, फॉर द EPS ग्रोथ दैट इट इज गिवन। डिसेंट EPS ग्रोथ है, 26% का भी डिसेंट है, बट मुझे थोड़ी महंगी लगी, राइट। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है। P हैज बीन 59, इंडस्ट्री P इज अराउंड 42, P फॉर द लास्ट 5 years हैज बीन 61। तो ज़्यादा कुछ एक तरह से करेक्शन हुआ है स्टॉक में, बट बहुत ज़्यादा ऐसे करेक्शन नहीं हुआ है, राइट। सो नेक्स्ट कंपनी दैट वी लुक एट इज कृषिवाल फूड्स। ये ज़्यादा फेमस कंपनी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स के एक तरह से प्रोडक्ट्स बनाती है, कैश्यूज़ वगैरह बेचती है कंपनी, पिस्टैशियोज़, कैफ्यूज वगैरह, ड्राई फ्रूट्स पैकेज ड्राई फ्रूट बेचती है। B2B कंपनी नहीं है, B2C कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ का है एंड GST इम्पैक्ट ऑन ड्राई फ्रूट्स हैज़ कम फ्रॉम 12% to 5%, राइट। तो इस कंपनी में अगर आप देखोगे, जस्ट शो दैट दिस कंपनी एज वेल, इसका स्टॉक चार्ट जो है फॉर द लास्ट 5 years फ्लैटिश ही रहा है, बट इट इज़ ओनली इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स द स्टॉक प्राइस जस्ट वेंट अप। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इट इज़ इन द लास्ट 1 month, जून से एक तरह से स्टॉक प्राइस जो है वो डबल हुआ है, राइट। तो इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स मुझे बहुत कम दिखे, कुछ 600 या 700 रिटेल इन्वेस्टर्स दिखे मुझे इस कंपनी में। और इसमें DIIs में मुझे ईडी जो होता है, ईडी का फुल फॉर्म जो भी है, ईडी रायपुर ईडी ने इन्वेस्ट किया है, तो मुझे काफ़ी वो कंफ्यूजिंग लगा। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है या कुछ हुआ था। ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो ईडी ने इन्वेस्ट किया, ईडी रायपुर ने DIIs में इन्वेस्ट किया, तो वो मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लगा। इस कंपनी का EPS ग्रोथ 41% है, स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छी ऊपर गया है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ PE इज़ 40%। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसकी ग्रोथ को रिकग्नाइज करके इसमें पैसा डाला है, राइट। इसका सेल्स ग्रोथ इफ़ यू लुक, काफ़ी फिनोमिनल नंबर्स है सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ के, 50% से नीचे कुछ है ही नहीं, या 40% के नीचे कुछ है ही नहीं। सेल्स ग्रोथ 97% का, एक बहुत लोअर बेस से कंपनी बढ़ रही है, राइट। इसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी 7% का है, तो सेम बात जो डोडला में लगी थी वो यहाँ पे भी लग रही है, राइट। ROE ROC इस कंपनी के कमज़ोर है, बहुत कम बेस से एक तरह से कंपनी ऊपर बढ़ रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त लगेगा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मैट्रिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, बट फिलहाल वी डू नॉट लुक इट एज अ हाई क्वालिटी कंपनी, वी लुक इट एज अ कंपनी विच इज़ अ हाई ग्रोथ कंपनी। CFO टू EBITDA भी -0.1 है, मतलब अपने प्रॉफिट्स को कैश फ्लोज में नहीं कन्वर्ट कर पा रही है, राइट। डेट वगैरह नहीं है इस कंपनी में, बट इट्स नॉट अ हाई क्वालिटी कंपनी, इट्स अ हाई ग्रोथ कंपनी। P पॉइंट ऑफ व्यू से 75-79 का P है, इंडस्ट्री P 22 है, तो थोड़ा महंगा ज़रूर है इस कंपनी का एक तरह से वैल्यूएशन, बट फॉर द ग्रोथ दैट इट इज़ गिवन, दिस इज़ अ फेयरली डिसेंट ग्रोथ दैट दिस कंपनी इज गिविंग। इन्होंने कोई गाइडेंस वगैरह नहीं दी है, पर इसका पैक जो है मुझे लगता है 1.2 तक है। सो वील गो टू द नेक्स्ट कंपनी। द फाइनल कंपनी इज ला ओपला, राइट। ये एक टर्न अराउंड कंपनी है, ये एक तरह से ग्लासवेयर बनाती है, 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। GST हैज़ गॉन फ्रॉम 18% to 5%। तो ये जो भी क्रॉकरी होता है किचन में, और इसको ये बनाती है एक तरह से किचन वेयर या फिर क्रॉकरीज बनाती है कंपनी। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर आप देखो तो एक सीरियस डाउन ट्रेंड में है। तो पिछले 1 साल का मैं स्टॉक प्राइस दिखा रहा हूँ आपको, तो ये पूरा डाउन ट्रेंड में है। कुछ साल पहले ऊपर गया था जब कोविड आया था, कोविड में लोगों ने घर पे थे तो लोगों ने बहुत सारे जो यूटेंसिल्स है, क्रॉकरी है, वो खरीदे थे, बट आफ्टर दैट द स्टॉक प्राइस इज इन अ डाउन ट्रेंड। तो रिप्लेसमेंट साइकिल जो है क्रॉकरीज का मुझे लगता है 1.5 से 2 साल का, तो मतलब जब तक वो क्रॉकरी टूटती नहीं है तब तक लोग नहीं तो क्रॉकरी नहीं खरीदते। मुझे लगता है कि थोड़ा लॉन्गर रिप्लेसमेंट साइकिल होने के कारण इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है कंसोलिडेट कर रहा है। बिजनेस नहीं मिला इस कंपनी को पिछले 2 सालों में, राइट। जो भी बिजनेस मिलना था उसको कोविड के वक्त मिल गया था, राइट। तो इस कंपनी का EPS ग्रोथ जो है -20% है। इसका स्टॉक प्राइस भी कहीं गया नहीं है, -23% का है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ P इज नथिंग, तो मार्केट ने भी इसको कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया है। इसका सेल्स ग्रोथ वगैरह काफ़ी कमज़ोर है। सो दिस फॉर मी दिस इज नॉट this is a turnaround company which I am expecting that this company would turn around because the GST cuts। मुझे लगता है कि कंजम्पशन जो है किचन वेयर वगैरह, TTK प्रेस्टीज वगैरह जो भी कंपनीज वो भी देख सकते हैं, बट आई थिंक इसका जो
टिकट वैल्यू है, काफ़ी सही टिकट वैल्यू है, प्रीमियम बाइज है, राइट। इसका भी R&D टीम बहुत स्ट्रांग है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन 28% का है, इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मार्केटिंग करती है, डिज़ाइन करती है, सब कुछ करती है, R&D करती है और फिर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल करती है। बहुत सारे आउटलेट्स हैं इनके, 22,000 डीलर्स है, जैसे ये डी मार्ट वगैरह, रिलायंस स्मार्ट में आपको इसके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, खुद के भी डीलर्स है, खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अराउंड 2,000-2,500, तो एक अच्छा रिटेल आर्म है। डेट टू इक्विटी 0 है, CFA टू EBITDA 0.6 है, फेयरली डिसेंट एक तरह से कंपनी लग रही है, एंड दिस कुड बी अ वैल्यू बाय। पी जो है इसका 28 का है, इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री पी इट्स ऑल्सो 28, बट पी फॉर द लास्ट 5 years हैज बीन 36, तो एक तरह से पी टूटा इस कंपनी का। द अर्निंग्स यील्ड आई थिंक इज 5%, राइट, आई थिंक नहीं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 5%, राइट। तो दिस लुक्स लाइक अ फेयरली डिसेंट कंपनी, एंड मुझे लगता है कि आउट ऑफ दीज 5 स्टॉक्स द लास्ट वन इज अ टर्न अराउंड कंपनी, बट उसके अलावा जो पहले 4 थे दीज वुड बी ग्रोथ कंपनीज, बट ग्रोथ वुड इवेंचुअली कम टू दिस कंपनी एज वेल, इज व्हाट आई थिंक, राइट। सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द 5 stocks that we discussed today, and thank you very much for your time. Please take care. Bye bye.